हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर IIT JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो फिज़िक्स का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसको पेज नंबर 37 से आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 36 तक एक्सप्लेन कर चुके थे, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1.15 एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है आपके 12th के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और फिर इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाजे से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। चलिए फटाक से देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज सीन एबव। इक्वेशन 1.27 जो हमारा जनरल इक्वेशन था इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, उसको हम लोग देखे थे कि स्फेयर पे हमारा जो स्फेयर के अंदर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड किए थे गॉस लॉ के थ्रू, उसको हम लोग देखे थे। फिर इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट फॉर सम स्फेरिकल केसेस द समेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट टू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। इसका कहना है कि जनरली अगर हम लोग देखें तो स्फेरिकल सेल के अलावा जो हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू टोटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो बताते हैं उसको बताना काफ़ी मुश्किल है। फिर है फॉर सम सिमेट्री चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंपल वे यूजिंग गॉस लॉ। अब इसका कहना है कि अगर सिमेट्री मतलब कि अगर जैसा एक तरफ हो रहा है वैसा ही दूसरे तरफ भी हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हुए अगर अप्लाई करें तो गॉस लॉ के थ्रू और भी दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज दूसरे तरह से भी फैला हुआ है तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाई सम एग्जाम्पल। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, जिसमें पहले है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स का, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है जो इसको इनफाइनाइट लंबा कंसिडर किया गया है और इस पर चार्ज हमारा फैला हुआ है, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है, इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फटाक से देखते हैं। कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबा सा सीधा इनफाइनाइटली लंबा तार ले रहे हैं जिसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक समान से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पर चार्ज कम है, एक समान से चार्ज बटा हुआ है। और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है हमने पिछले क्लासेस में देखा था, उसको अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा एक बार। वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। जो लेंथ जिसने पर चार्ज फैला हुआ होता है वो चार्ज, और डिवाइडेड बाय जिस लेंथ पे फैला हुआ होता है वो लेंथ। फिर है द वायर इज़ ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और वायर जो है एक सिमेट्री का एक्सिस है एक तरह से, मतलब सिमेट्री जैसे इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे उसी तरह से इधर देखेंगे, उसी तरह से इधर, मतलब चारों तरफ सेम कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता है। सपोज वी टेक द रेडियल वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O to P एंड रोटेट इट अराउंड द वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कहीं पे एक पॉइंट O ले लेते हैं, यहाँ से एक P को मिलाते हैं एक लाइन से, और इसको क्या करते हैं चारों तरफ घुमा देते हैं, मतलब कि करीब करीब हम लोग सिलेंड्रिकल टाइप सरफेस लेते हैं, या फिर अभी फ़िलहाल सर्कुलर बोलिए, ठीक है। द पॉइंट P डैश एंड P डबल डैश सो ऑब्टेन्ड आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज्ड वायर। अब यहाँ जो हमारा P है, P डैश है, P डबल डैश है, ये सारा पॉइंट जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस भी है, उतना ये डिस्टेंस भी है, तीनों हमारा सेम डिस्टेंस पे है, मतलब एक सर्किल का पार्ट है। ये सर्किल का जो हमारा बाहरी सरफेस होता है वो बाहरी सरफेस है ये। फिर क्या है हमारा, सो ऑब्टेन्ड आर कम्प्लीटली इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज वायर। ये जो हमारा प्राप्त हुआ ये क्या है, टोटली इक्विवेलेंट है चार्ज वायर के चारों तरफ। दिस इम्प्लाइज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड
एट दिस पॉइंट्स। अब ये जो तीनों पॉइंट हम लोग देखे हैं, मतलब ये जो हमारा चारों तरफ का पॉइंट देखें, यहाँ 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 कहीं भी सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट मस्ट बी रेडियल आउटवर्ड इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन 0, इनवर्ड इफ़ लैम्डा इज़ लेस दैन 0। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा बाहर की तरफ होगा। अगर लैम्डा ग्रेटर दैन 0 है, लैम्डा ग्रेटर दैन 0 हमारा कब होगा, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगा, और जब निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगा। फिर है दिस इज़ क्लियर इन फिगर 1.29। ये 1.29 फिगर में ये क्लियर बता रहा है। कंसिडर ए पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स P1 एंड P2 ऑफ द वायर एज शोन। हम लोग को क्या कंसिडर करना है, एक एलिमेंट कंसिडर करना है P1 और P2, जैसा कि वायर में शो किया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर व्हेन सम्ड गिव अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ विच इज रेडियल द कंपोनेंट नॉर्मल टू द रेडियल वेक्टर कैंसिल। इसका कहना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जितना इधर क्रिएट हो रहा है उतना इधर भी क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ से अमाउंट में क्रिएट हो रहा है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करके इक्वल हो जाएगा। मतलब कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा, वो सेंटर पे 0 हो जाएगा। फिर है दिस इज़ ट्रू फॉर एनी सच पेयर, हेंस द टोटल फील्ड एट एनी पॉइंट P इज़ रेडियल। अब इसका कहना है कि ये किसी भी तरह के सरफेस पे अप्लाई होता है, जिसके कारण जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो क्या हो जाएगा, फाइनली रेडियल हो जाएगा। रेडियल मतलब सीधा बाहर की तरफ हो जाएगा, है ना। फाइनली सिंस द वायर इज़ इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन P along द लेंथ ऑफ वायर। अब इसका कहना है कि वायर जो है हमारा इनफाइनाइट जैसा लंबा है, बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो P पॉइंट तो हम लोग कुछ यहाँ कंसिडर कर लिया है, फिर यहाँ पे हमारा सेम सिचुएशन होगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा, यहाँ भी, मतलब सारे जगह सेम सिचुएशन होगा, है ना। एंड द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन ऑन द रेडियल डिस्टेंस। और मैग्नीट्यूड जो है, ये जो डिस्टेंस है R, इसी पे फाइनली हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर है टू कैलकुलेट द फील्ड इमेजिन अ सिलेंडर गॉसियन सरफेस। हम लोग क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग कंसिडर करेंगे। ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया गया है, वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा है। लास्ट क्लास में हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में समझे थे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा चार्ज फैला हुआ है उसको चारों तरफ से कवर कर सके, चारों तरफ से ढक सके। इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस के बारे में हम लोग ये भी जाने थे कि गॉसियन सरफेस हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस अप्लाई करते हैं। फिर है सिंस द फील्ड इज़ एवरीवेयर रेडियल, फ्लक्स थ्रू द 2 ends ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज 0। अब जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियल है चारों तरफ से। अब जिसके कारण हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना एक से एक तरफ जनरेट होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे तरफ से जनरेट होगा। इसलिए गॉसियन सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, फाइनली 0 होगा। एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस E इज़ नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉन्स्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है सरफेस पर नॉर्मल की तरह नॉर्मली है, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर है सारे पॉइंट पे, और इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, सारे पॉइंट पे उसका वैल्यू एकदम फिक्स होगा। सिंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन R, चूँकि ये सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से जो हमारा गॉसियन सरफेस है उसका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जो चारों तरफ सेम है। द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज़ 2πRL। अब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है हमारा, 2πRH होता है, हम लोग जानते हैं। इसका हाइट को L ले लिया गया है, रेडियस R है ही, तो फाइनली हम लोग 2πRL इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को लिखेंगे। वह L इज़ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जहाँ पर L हमारा क्या है, सिलेंडर का लेंथ है, R रेडियस है, ये आप पहले भी जानते हैं। पेज नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर हम लोग। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है उससे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 2πRL। और हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, E इंटू
क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, जहाँ पर ds हमारा क्या होता है, छोटा सा एरिया वेक्टर होता है, और छोटा सा जो हमारा एरिया है इसी को अगर हम लोग बड़ा सा एरिया ले तो बड़ा सा एरिया मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज़ 2πrl। फाइनली इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है द सरफेस इंक्लूड्स चार्ज 2λl। अब इसके अंदर जो हमारा चार्ज है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, λl। क्यों, जो कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ फिर लैम्डा इंटू एल हम लोग डाल दिए हैं चार्ज का वैल्यू। गॉस लॉ देन गिव्स, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो फाई का वैल्यू है वो है E इंटू 2πrl, और यहाँ पर जो फाई का वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, Q का वैल्यू है लैम्डा एल, तो Q के बाद लैम्डा एल डाल दिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर हमारा फाई इक्वल टू है E इंटू 2πrl। मतलब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से हम लोग फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होना चाहिए, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, अभी 2πrl आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मतलब इसको इधर से लाके इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैक्टोरियली ई एट पॉइंट इज़ गिवन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस है। फिर है वेयर एन कैप इज़ द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट। जहाँ पर एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है और कुछ खास नहीं, यूनिट वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है। ई इज़ डायरेक्टली आउटवर्ड, लैम्डा इज़ पॉजिटिव एंड इनवर्ड इफ़ लैम्डा इज़ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा जब लैम्डा हमारा पॉजिटिव होगा, और जब लैम्डा नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। नोट दैट व्हेन वी राइट अ वेक्टर ए एज अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, अगर हम लोग एक वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, द स्केलर ए इज़ अलजेब्रिक नंबर। स्केलर ए जो है हमारा अलजेब्रिक नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 10 20 50 कुछ भी है। देन इट कैन बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, -3 -18 -3 -17 कुछ भी इस तरह से नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर है द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी द सेम एज दैट ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप। अब यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा किसका हो जाएगा, ए, ये जो हमारा ए है उसका डायरेक्शन हो जाएगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, अगर ए हमारा 0 से बड़ा है, मतलब कि +3 +5 +8 इस तरह से कुछ है तो। एंड अपोजिट इफ़ ए कैप इफ़ ए इज़ लेस देन 0, और अपोजिट हो जाएगा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा अगर ए हमारा लेस देन 0 हो, मतलब -3 हो जाए। निगेटिव वाला कोई भी टर्म से हम लोग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। व्हेन वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट टू नॉन नेगेटिव वैल्यूज वी यूज सिंबल mod a and call it the modulus of a, then modulus of a is greater than 0। अब इस कंडीशन में इसका कहना है कि जब हम लोग नॉन जीरो वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मॉड में सिंबल को यूज़ करते हैं। मॉड में सिंबल को यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि मॉड लगाने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए -3 में अगर मॉड लगा दिया जाए तो ये +3 हो जाएगा, है ना। तो वही हमारे यहाँ पे इसका कहना है कि मॉड लगा के यूज़ किया जाता है चार्ज के वैल्यू को। मतलब चार्ज का वैल्यू हमारा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। फिर है ऑल्सो नोट दैट द ओनली द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डेल्टा एल वाज इनक्लोज्ड एबव द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ ड्यू टू चार्ज ऑन द इंटायर वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो पूरे वायर पे जो चार्ज है उसके कारण हमारा उत्पन्न हो रहा है।
फर्दर एजम्पशन दैट वायर इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग इज़ क्रूशियल। अब जो हमारा एजम्पशन है, जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि हमारा जो वायर है वो इनफाइनाइटली लंबा है ना, वो क्रूशियल कंडीशन है, मतलब कि अजीब व गरीब कंडीशन है। विदाउट दिस एजम्पशन वी कैन नॉट टेक इलेक्ट्रिक फील्ड बी नॉर्मल टू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इस चीज़ को माने भी ना कि वायर हमारा इनफाइनाइटली लंबा है, अब इसके चारों तरफ जो हमारा ये गॉसियन सरफेस बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ से निकल कर इसको परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री के एंगल पर कैसे क्रॉस करेगा, यह पॉसिबल ही नहीं है। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा तभी ये 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करेगा, नहीं तो कोई ऐसा बोल सकता नहीं वायर ऐसे है और गॉसियन सरफेस हमारा कुछ ऐसे है, तो ये तो 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं करेगा। तो इसके वजह से उसका इनफाइनाइटली लॉन्ग इमेजिन किया जाना ज़रूरी है। फिर हाउएवर इक्वेशन 1.32 इज़ अप्रॉक्सीमेटली ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड central portions along a wire where end effects may be ignored। अब जो हम लोग देखे थे पिक्चर, उसमें जो हम लोग देखे थे कि ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा छूटा हुआ था ये पोर्शन, यहीं पे हम लोग गॉसियन सरफेस बना दिए थे। तो इसका कहना है कि ऊपर नीचे को इग्नोर किया जा सकता है और यहाँ जो हम लोग लेंथ लिए हैं वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वैल्यू फाइनली फाइंड कर देंगे। फिर है 1.15.2 इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। पिछला हम लोग देखे थे कि एक वायर के अलॉन्ग था, इसमें क्या है एक सीट के अलॉन्ग है, एक सीट पे फैला हुआ है, चार्ज हमारा इस तरह से फैला हुआ है। ठीक, इसको देखते हैं ध्यान से। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन सीट। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, मतलब कि Q अपॉन A भी इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा को, जिसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। फिर है वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को नॉर्मल के रूप में ले लेते हैं जो हमारा गिवन प्लेन है, इसकी तुलना में, इस प्लेन की तुलना में ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको हम लोग नॉर्मल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ले लेते हैं। बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड on y and z coordinates and its direction at every point must be parallel to x direction। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा y कंपोनेंट है या फिर हमारा z कंपोनेंट है उसको इस x कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो हमारा डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगा, x एक्सिस की तरफ या फिर पैरेलल x एक्सिस की तरफ होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस की तरफ ही होगा। फिर है वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस टू बी रेगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एज सोन। जैसा कि हमारा इस फिगर में दिखाया गया है, हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर पैरेलल्ड होगा, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा एक तरह से, है ना, और एक दूसरे का पैरेलल होगा वो सरफेस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कुछ A मान लेते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, या इसी तरह से हमारा बहुत सारा रेक्टेंगुलर सरफेस को लोग आपस में ऐड करेंगे और ये रेक्टेंगुलर सरफेस कुछ शो कर रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस विल ऑल्सो डू। अब ये जो हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पे लिया जा रहा है उसके बदले हम लोग चाहे तो इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से कंडीशन है तो इधर हम लोग सिलेंडर कुछ इस तरह से ले लेते हैं और फिर इधर भी हम लोग कुछ सिलेंडर ले सकते हैं। तो यहाँ जो सिलेंडर है वो भी हमारा गॉसियन सरफेस हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हमारा कुछ गॉसियन सरफेस का वर्क कर सकता है। फिर है एज सीन फ्रॉम द फिगर ओनली टू फेसेस 1 and 2 विल कंट्रीब्यूट द फ्लक्स। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक सरफेस इधर वाला दूसरा सरफेस इधर वाला, सिर्फ ये दोनों सरफेस ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, या फिर इधर के डायरेक्शन में या फिर उधर के डायरेक्शन में, मतलब बाकी किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा और उसको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू द अदर फेसेस एंड दे देयरफॉर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल फ्लक्स। अब ये जो है हमारा बाकी जितने भी सरफेस है वो और दूसरे बाकी जो भी हमारा सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब क्रॉस ही नहीं करेगा सरफेस को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं क्रिएट होगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं क्रिएट होगा तो फाइनली क्या होगा, हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, कुछ सहयोग ही नहीं करेगा। फिर है द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 1
is in a negative x direction while the unit normal to the surface 2 is in positive x direction। अब एक हमारा किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में है, दूसरा हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन में है, इसलिए क्या हमारा फ्लक्स जो है वो फाइनली ई डॉट डी एस है थ्रू द बोथ सरफेस इक्वल टू एड अप। अब दोनों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है वो क्या है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हटा दे तो ई इंटू क्या हो जाएगा एस, या फिर एरिया बोलिए ई इंटू एरिया। एरिया जो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया है एक तरफ का, तो दोनों तरफ का, तो 2 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ जाएगा। फिर पढ़ते हैं आगे, देयरफॉर द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज, जो हमारा गॉसियन सरफेस है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ को मिला के नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए होना चाहिए, ई इंटू एरिया। इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों तरफ के सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी, इसलिए 2 इंटू ए हो जाएगा। द चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस इज सिग्मा इंटू ए देयरफॉर बाई गॉस लॉ। अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग देखें कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस कंडीशन में अब हम लोग गॉस लॉ से देखते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज नंबर 39 में। हाँ, यहाँ पे एक तरफ हमारा फाई का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू ए ई ए, और एक तरफ जो हमारा फाई इक्वल टू होता है अभी हम लोग फाइंड किए हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो या यहाँ पे जो हमारा क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फाई का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा और दूसरा फाई का वैल्यू हमारा ये है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चूँकि एरिया से एरिया हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। किसके कारण, एक सिंगल इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज सीट पर जब चार्ज फैला हुआ हो तो उस कंडीशन में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा कहीं पे भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर है वेक्टोरियली E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ पर एन कैप सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है और कुछ खास नहीं है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। Where n cap is a unit vector normal to the plane and going away from it, यहाँ पर n cap हमारा यूनिट वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पर, और कहाँ जा रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। He is directed away from the plane if sigma is positive and towards the plane if sigma is negative। अगर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो अगर पॉजिटिव हो, मतलब चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगा। अगर सिग्मा हमारा नेगेटिव होगा, मतलब चार्ज का वैल्यू अगर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएगा, है ना। फिर है नोट दैट द एबव एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हैज़ ब्रॉट आउट इन एडिशनल फैक्ट ई डिपेंड अपॉन एक्स ऑल्सो। अब इस कंडीशन में जो है गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है, यहाँ से हमको एक और फैक्ट पता चलता है, एक और बात पता क्या चलता है कि इसका जो वैल्यू है वो एक्स पे भी डिपेंड करता है। फिर है फॉर फाइनाइट लार्ज प्लेन सीट, इक्वेशन 1.33 में जो दिखाया गया है, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू इन द मिडिल रीजन्स ऑफ द प्लेनर सीट अवे फ्रॉम द एंड्स। अब ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन का जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं, ये कुछ बीच वाला रीजन ले रहे हैं, इसके लिए ये वैल्यू हमारा परफेक्ट है। इसके ऊपर और नीचे के कुछ एरिया को, कुछ सरफेस को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं 1.15.3 फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। अब हमारा एक स्फेरिकल सेल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका कहना है कि स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल कहने का मतलब है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो, या फिर फुटबॉल खेलते हैं तो उसको इमेजिन कीजिए, उसके अंदर क्या रहता है, हॉलो रहता है, मतलब खोखला रहता है, और बाहर से एक घेरा रहता है। इस तरह के स्फेयर को, इस तरह के गोला को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल सेल, या फिर हॉलो स्फेयर भी बोल सकते हैं। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। द सिचुएशन हैज़ ऑब्जर्व्ड स्फेरिकल सिमेट्री। The field at point P outside or inside can depend only on R
डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल सेल आर टू द पॉइंट मस्ट बी रेडिकल। जैसे हम लोग लास्ट टॉपिक में कॉन्सेप्ट को समझे थे, जो हमारा सिग्मा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये जो हमारा इसका आउटर सरफेस जो होगा, फुटबॉल या फिर बॉल को इमेजिन कीजिए, इसके आउटर सरफेस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा होगा। फिर है इस सिचुएशन को हम लोग देख सकते हैं कि ये सिमेट्री करने का मतलब कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ क्रिएट होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्रिएट होगा। ये मतलब ये स्फेरिकल सिमेट्री एक तरह से क्रिएट होगा, क्रिएट करेगा। फिर है ये पॉइंट P अगर हम लोग 3 कंडीशन में रख सकते हैं, एक बार बाहर रखेंगे, एक बार इसके सरफेस पर रखेंगे और एक बार अंदर रखेंगे, तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उसको फिर हम लोग तीनों कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कंडीशन को बारी बारी से दिया गया होगा। पहला कंडीशन है फील्ड आउटसाइड द सेल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं P पॉइंट पर, जब हमारा P पॉइंट सेल के बाहर की तरफ है। मतलब इमेजिन कीजिए कि ये आपका स्फेरिकल कुछ भी बॉल वगैरह शेप का है, इसके बाहर कहीं भी यहाँ पर P पॉइंट पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। इससे हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरह से ले लेते हैं स्फेरिकल, ताकि इसको चारों तरफ से कवर कर सके। इमेजिन कर सकते हैं आप कि एक छोटा सा फुटबॉल है, उसको एक बड़ा सा फुटबॉल कवर करता है बाहर से। फिर है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी टेक द गॉसियन सरफेस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड विथ सेंटर O। सेंटर O रखते हुए एक r दूरी पर जो हमारा P पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो पॉइंट P से पास कर रहा होगा। ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फीयर आर इक्विवेलेंट रिलेटिव टू द गिवन चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। जहाँ भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा चारों तरफ से। फिर है दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय स्फेरिकल सिमेट्री। इसी कारण से हम लोग इसको स्फेरिकल सिमेट्री भी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस देयरफॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड इज अलोंग द रेडियस वेक्टर एट ईच पॉइंट। अब इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब सीधा बाहर की तरफ है। इस कंडीशन में जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो सेम है, उसका मैग्नीट्यूड जो है सारे पॉइंट पे सेम है। ठीक है। फिर है दस E एंड डेल्टा S एट एवरी पॉइंट आर पैरेलल एंड द फ्लक्स थ्रू ईच एलिमेंट इज E इंटू डेल्टा S। अब इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने के कारण, ये सारे पॉइंट पे यहाँ देखें कहीं भी देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, E इंटू डेल्टा S हो जाएगा। इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले ले, किसी भी पॉइंट पे ले ले तो E इंटू डेल्टा S हो जाता है। E इंटू छोटा सा एरिया जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा होता है, वहाँ का जो छोटा सा एरिया होता है इसको हम लोग डेल्टा S से कंसिडर करते हैं, मतलब E इंटू डेल्टा S हो जाता है फाइनली। एज्यूमिंग ओवर ऑल डेल्टा S द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज E इंटू 4πr स्क्वायर। अब हम लोग जो एज्यूम करते हैं जो डेल्टा S है वो छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा एरिया को अगर हम लोग बड़ा सा एरिया मतलब पूरे एरिया को कंसिडर करके अगर देखें तो पूरा एरिया हमारे क्या स्फेरिकल है, तो स्फीयर होने के कारण जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr स्क्वायर, है ना। द फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं समिंग ओवर ऑल डेल्टा S द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज E इंटू 4πr स्क्वायर। E इंटू जो हमारा छोटा सा सरफेस एरिया है, इसी को हम लोग बड़ा सा टोटल सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर दिए 4πr स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। फिर द चार्ज इनक्लोज्ड इज सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर बाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारा चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा का वैल्यू हमारा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिग्मा इक्वल टू हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया मतलब सरफेस एरिया, जिसका यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना 4πr स्क्वायर, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। फाइनली सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके डाल देंगे, और गॉस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब Q के बदले भी हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर। बस फ़र्क यही है कि यहाँ जो R है
वो इसके लिए है। इसका यहाँ पे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर ये वाला है और ई इंटू 4πr², इस बड़ा सा सरफेस के लिए हम लोग आर कंसिडर कर रहे हैं। इसका हम लोग सरफेस एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैपिटल आर हो जाएगा। बस ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे, मतलब सिग्मा इंटू r²/ε0 इंटू r²। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा का जो वैल्यू है वो हम लोग डालेंगे Q के रिस्पेक्ट में। फाइनली क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू r²। ठीक, जहाँ पर Q जो है हमारा Q इक्वल टू क्या है, 4πr² है। एंड सिग्मा इज़ द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सरफेस, और सिग्मा जो है टोटल चार्ज स्फेरिकल सरफेस पर है उसको शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q/4πε0 इंटू r² इंटू r², मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू r², और r जो है इसके सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड इफ़ Q इज़ ग्रेटर दैन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, बाहर की तरफ, अगर Q हमारा 0 से बड़ा हो, और इनवर्ड अंदर की तरफ होगा अगर Q हमारा 0 से छोटा हो, या फिर आप सिग्मा को ही बोल सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा बाहर की तरफ, लेस देन 0 होगा अंदर की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस हाउएवर एग्जैक्टली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय charge Q placed at the center O, thus the point outside the cell. The field due to uniformly charged cell is if entire charge of the cell is concentrated at the center. अब इस कंडीशन में इसका कहना है कि जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट चार्ज जो है हमारा सेल के अंदर है, जो स्फेरिकल सेल है इसके मिड पॉइंट पे है होता है ऑलवेज, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ होगा। फिर हमारा सेकेंड कंडीशन है फील्ड इनसाइड द सेल, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इनसाइड निकालना हो, मतलब यहाँ पर नहीं, अब इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, द गॉसियन सरफेस द पॉइंट P इनसाइड द सेल, द गॉसियन सरफेस इज अगेन ए स्फीयर एंड पॉइंट P इज सेंटर्ड एट O। मतलब इस कंडीशन में जो है हमारा गॉसियन सरफेस हम लोग को अंदर लेना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस जो के थ्रू जो फ्लक्स होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, वो क्रिएट ही नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा, चूँकि हमारा कंडीशन ऐसा है, इस पे हमारा चार्ज फैला हुआ है, और हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं अंदर हम लोग कहीं पे भी P पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यहाँ सरफेस पर बाहर की तरफ हमारा चार्ज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ। इस कंडीशन में ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड बिफोर इज ई इंटू 4πr²। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है फाई का, वो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² हो जाएगा। हाउएवर इन द केस गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड नो चार्ज, गॉस लॉ देन गिव्स अस। अब इसका कहना है कि इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है फाई इक्वल टू वो क्या होता है, Q/ε0, और चार्ज अंदर है ही नहीं, मतलब चार्ज का वैल्यू 0 में ε0 से भाग देंगे, मतलब फाई का वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा, 0। दोनों फाई को इक्वेट करेंगे तो एक फाई है E इंटू 4πr², दूसरा फाई है 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेयर R इज़ लेस देन R, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं अंदर वाला इसका जो R है इस वाले R से छोटा है। दैट इज़ द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल इज़ 0 एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सेल। दिस important result is direct consequence of Gauss law which follows from Coulomb's law. The experimental verification of result confirms 1/r² depends on Coulomb's law। मतलब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू फाइंड किए हैं वो अंदर वाले सरफेस पे क्या हो गया, फाइनली 0 हो गया है। किसी भी पॉइंट पर यहाँ ले कहीं भी ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है हमारा वो फाइनली 0 हो जाएगा, और ये टोटली Coulomb's law को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं। चैप्टर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।